हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट्स आर लाइफलाइन इसका हेडिंग है। देखो, इस चैप्टर में है ना, हम लोग फॉरेस्ट से रिलेटेड स्टोरी को पढ़ेंगे। हम लोगों को फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट जो है वो कैसे एयर को क्लीन करता है, और फॉरेस्ट के साथ सॉइल का और एनिमल्स के इंटर रिलेशनशिप को हम लोग समझेंगे। फॉरेस्ट में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जानेंगे, और फॉरेस्ट से हम लोगों को कितने तरह का लाभ हो सकता है उन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसको पढ़ने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि सच में जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट इज़ रियली आवर लाइफलाइन। अब हम लोग बोर्ड को एडजस्ट करके और एक एक लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं बोर्ड को एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। वन इवनिंग बूजो इंटर्ड द पार्क विथ एन एल्डरली पर्सन। देखो, एक दिन ऐसा था, उस समय शाम था, और बूझो क्या करता है कि एक एल्डरली, थोड़ा बड़ा, उससे बड़े उम्र का व्यक्ति है, उसके साथ एक पार्क में जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। और जो बड़े व्यक्ति थे, जो उससे उम्र में बड़े थे, उसको अपने मित्रों से मिलाता है। प्रोफेसर अहमद वाज अ साइंटिस्ट, और उनका नाम क्या था? प्रोफेसर अहमद था। प्रोफेसर अहमद जो थे वे एक साइंटिस्ट थे, एंड ही वाज वर्किंग इन एन यूनिवर्सिटी। और वे क्या कर रहे थे? एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। देखो, जो बच्चे थे, जो मतलब मित्र थे, वो क्या करने लगे? वो जाकर के अलग खेलने लगे, और जबकि प्रोफेसर अहमद क्या किए? वहीं पे एक बेंच पे बैठ गए। ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। प्रोफेसर अहमद थके हुए थे, क्योंकि वे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन से लौटे थे। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। कुछ समय के बाद जो बच्चे थे वो भी वहां पे वापस आ गए खेल करके, और वो भी उन्हीं के आसपास बैठ गए। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। सारे बच्चे जो थे वो प्रोफेसर अहमद से सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस्ड द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। देखो, जब प्रोग्राम ओवर हुआ तो उसके बाद वहाँ के जो सीनियर पीपल थे वे लोग आपस में बातचीत करने लगे कि शहर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मतलब कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आगे कहे कि अ प्लान वाज प्रपोज्ड टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लीनिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो शहर है ना, शहर के सटे हुए जगह पे जो जंगल है उसको साफ करके वहाँ पे एक फैक्ट्री स्टेब्लिश किया जाए। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स। इससे शहर के बहुत सारे लोगों को रोजगार का साधन, रोजगार का अवसर मिल सकेगा। द चिल्ड्रन वेयर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। बच्चे यह सुन करके क्या थे? बहुत आश्चर्यचकित थे कि वहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोगों ने इस आइडिया का क्या किया? विरोध किया। ये जो आइडिया था कि क्या किया जाए, टाउन से बाहर जंगल को साफ करके एक फैक्ट्री बनाया जाए, इस आइडिया का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व्स एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स इन नेचर। देखो, जो फॉरेस्ट होता है ना, वो फेफड़ा की तरह काम करता है। जैसे हम लोगों का फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड एयर को भीतर लेकर के जाता है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देता है। ठीक इसी तरह से प्लांट क्या करते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उसी ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसीलिए जो फॉरेस्ट है ना, उनको क्या बोला जाता है? अर्थ का फेफड़ा बोला जाता है। क्लियर है? यहाँ पे लंग बोला जाता है, लंग ऑफ द अर्थ। लंग को हिंदी में हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है। एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम, और क्या करता है प्लांट? वाटर को भी प्यूरिफाई करता है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, प्लांट से क्या होते हैं? प्लांट के लीफ पे टाइनी पोर्स होते हैं, और ट्रांसपीरेशन में वाटर इवेपोरेट होकर स्काई में जाता है, जो प्योर फॉर्म होता है वाटर का, ठीक है। और वही रेन के दौरान क्या होता है? जमीन पे फिर से गिरता है।
तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड, आगे जो प्रोफेसर अहमद है बताते हैं, द चिल्ड्रेन वेयर कन्फ्यूज्ड, और जो बच्चे होते हैं अब वो क्या है, कंफ्यूज हो गए। जैसे कभी कभी आप, मैं पढ़ाता हूं तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी क्या है उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं सोच पाते हैं। इसी तरह से बच्चे वहां पे कंफ्यूज थे। प्रोफेसर अहमद रियलाइज्ड दैट द चिल्ड्रेन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद को ऐसा लगा कि ये बच्चे इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वे कभी भी फॉरेस्ट यानी कि जंगल में नहीं गए हैं। द चिल्ड्रेन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो more about the forest, so they decided to visit it with प्रोफेसर अहमद। जो बच्चे थे ना वो भी क्या करना चाहते थे, वो भी जंगल के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया, बच्चे और प्रोफेसर अहमद मिलकर के, कि उन लोगों को कहाँ घूमना चाहिए, जंगल जाना चाहिए घूमने के लिए। अब आगे है हम लोगों के पास 17.1 नेक्स्ट हेडिंग, विजिट टू अ फॉरेस्ट। इसमें अब बच्चे क्या करते हैं, प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हैं। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक नाइफ, अ हैंड लेंस, अ स्टिक, अ नोटबुक एंड वॉक्ड टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये सारे सामान को, जो उनके जरूरी के सामान थे जैसे कि नाइफ हो गया, हैंड लेंस, स्टिक, नोटबुक वगैरह लेकर के बैग में, और वे बगल में अपने गांव के बगल में ही एक, कहाँ पे गए, विलेज के बगल में एक जंगल में घूमने के लिए गए। On their way, they met Tibu, a young boy of their age group of nearby village who was taking cattle for grazing along with his aunt. जब वे रास्ते में जा रहे थे तो वे एक बच्चे से मिले, उसका नाम टीबू था। टीबू अपने चाची के साथ कुछ गायों को लेकर के, गाय भैंसों को लेकर के, वो उन्हें चराने के लिए लेकर के जा रहा था जंगल की ओर। ही वॉज वेरी अजाइल, रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। ठीक है, और वो लड़का था ना बहुत इधर उधर भाग दौड़ रहा था, अपने जो उनके गाय बैल थे उनको एकत्र करके एक जगह रखने के लिए। वेन ही सा द चिल्ड्रेन, टीबू ऑल्सो स्टार्टेड walking along with them while his aunt went on a different path. देखो जो टीबू था ना वो बच्चों के साथ ही आगे चलना शुरू कर दिया, जबकि उसकी चाची थी वो दूसरे तरफ चली गई। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. जैसे ही बच्चे टीबू के साथ जंगल में घुसे तो टीबू अपने हाथ को ऐसे उठा करके बच्चों को चुप रहने के लिए इशारा किया, बोला कि आप लोग अगर हल्ला करेंगे, बच्चे अगर हल्ला करेंगे तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। उसके बाद टीबू बच्चों को लेकर के वहीं पे एक टीला था, थोड़ी छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर चला जाता है ताकि, चूंकि ऊंचाई से ज़्यादा दूर तक की चीज़ें व्यू दिखाई पड़ती हैं, और वो वहीं से बच्चों को क्या दिखाना चाहता था, फॉरेस्ट का नज़ारा दिखाना चाहता था। चिल्ड्रेन वेयर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। जब ऊंचाई पे जाकर के बच्चों ने जंगल को चारों तरफ निहारा, देखा, तो वहाँ से उन्हें ज़मीन दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्यों ज़मीन नहीं दिखाई पड़ रहा था, चूंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। आगे इसके बारे में बताया गया है कि द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। जो बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे उनका जो ट्री टॉप था, मतलब पेड़ का ऊपर वाला भाग, वो क्या किया था, एकदम जमीन को पूरी तरह से ढक दिया था। इसके चलते वहां जमीन बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। लेकिन जो कवर था ना वो यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान हर जगह हरा नहीं था। क्या हुआ आगे भाई, आगे जो था द इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। वहाँ का जो वातावरण था ना वो बहुत शांत था और हल्की हल्की वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी। दिस मेड चिल्ड्रेन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। और इससे वहाँ पे बच्चे जो थे फ्रेश महसूस कर रहे थे और वे बहुत खुश थे जंगल को देख करके। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ सडन साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री।
जब उस टीले से बच्चे वापस आने लगे तो बच्चे जो थे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें छोटे छोटे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ कुछ कुछ जो थे बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और कुछ जो पेड़ के ऊंचे ब्रांच थे वहां से उन्हें कुछ आवाजें आ रही थी। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फेनोमेनन हियर। टीबू तब बताता है कि बच्चे आप लोग शांत रहो, चूंकि जंगल में इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई अनजान व्यक्ति या कोई जानवर या कुछ भी इस तरह का एक्टिविटी जंगल में होता है तो चिड़ियाँ चहचहाते हैं, ठीक है। Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. ठीक है, अब क्या हुआ कि बच्चे को देख करके जो कुछ मंकीज थे वो प्लांट पे ऊपर की ओर चले गए थे, जिसके चलते वहां पे जो बर्ड्स थे वो क्या हो रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे। Animals often give this type of warnings called to alert other animals. जो एनिमल्स होते हैं ना जंगल में इस तरह के वार्निंग देते हैं ताकि दूसरे जो एनिमल्स हैं वे क्या हो जाए, अलर्ट हो जाएं। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोअर, बाइसन, जैकल्स, पोर्कुपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। अब टीबू आगे उन लोगों को बताता है कि जब तुम लोग और अंदर भीतर जंगल में जाओगे तो वहां तुम लोग अलग अलग तरह के जानवरों को देख सकते हो, जैसे बोअर हो गया, बाइसन, जैकल, पोर्कुपाइन, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से टीबू बच्चों को समझाता है। प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep into the forest. तभी प्रोफेसर अहमद बच्चों को कहते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि बच्चे आप लोगों को जंगल में बहुत भीतर नहीं जाना चाहिए। बूझो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट। अब देखो बूझो और पहेली कहते हैं कि उन्होंने जो फॉरेस्ट है उसके बारे में पढ़ा है। एंड क्या कहते हैं कि बूझो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट। बूझो और पहेली पढ़ चुके हैं कि जो फॉरेस्ट है ना वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का घर होता है। हैबिटेट मतलब घर होता है, उन्होंने ऐसा क्लास 6 में पढ़ा था। अब फिगर 17.3 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे देखो बहुत सारे जीवों को दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे मंकीज हो गए, यहाँ पे रैबिट है, तो इस तरह के टाइगर हो गए। तो इन सारे जीव जंतुओं का क्या होता है, फॉरेस्ट घर होता है। इसीलिए फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बच्चे प्रत्यक्ष वहां पे जाकर के देख सकते थे कि जो फॉरेस्ट है ना वो सच में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का क्या है, घर है। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। ये देखिए वाइसन है, ये क्या है, वाइसन है। यहाँ पे आप बोअर देख सकते हैं। तो इस तरह के जानवर जंगल में, फॉरेस्ट में उन लोगों ने देखा। आगे देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का चित्र दिया गया है, जैसे नीम का पौधा आप लोग देखे होंगे, शीशम का भी पौधा आप लोग देखे होंगे, सेमल का पौधा पता नहीं आप लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं। अगर गांव में गए होंगे तो वहाँ पे आप सेमल का पौधा देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बैम्बू है। बहुत सारे लोग बैम्बू को हिंदी में बांस का पौधा बोला जाता है, तो आप लोग इसको भी देखे होंगे। द लैंड वेयर द चिल्ड्रेन वेयर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। जहाँ पे बच्चे चल रहे थे वो जो जमीन था वो बहुत क्या था, उबड़ खाबड़ था, मतलब वो अनइवन था, और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे वो कवर किए हुए थे। चीबू हेल्प्ड देम टू आइडेंटिफाई साल, टील, सेमल, शीशम, नीम, पलास, फीग, खैर, आंवला, बैम्बू, कांचनार वगैरह। तो जो टीबू चूंकि लोकल रेसिडेंट था, वहाँ के जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, जैसे मेरे को ही ले लो, मेरा घर जो है ना ये जंगल से लगा हुआ है, तो मैं बहुत सारे प्रकार के पेड़ को पहचानता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट को भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो इसी तरह से मेरे जैसा ही टीबू रहा होगा। तो टीबू क्या करता है, तो टीबू तो चरवाहा था, मैं चरवाहा नहीं हूँ, ठीक है, दोनों में अंतर यही है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं भी बहुत सारे पेड़ों को पहचानता हूँ। यहाँ पे जितना नाम लिखा गया है करीब करीब पेड़ों को मैं देखा हूँ। प्रोफेसर आगे देखो, इसका फिगर 17.4 में अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, shrubs, herbs and grasses in the forest.
प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि देखो इतना ही पेड़ जंगल में नहीं होता है, जंगल में बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियां होती हैं और घास होते हैं, ठीक है। श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस ना। देखो जो हर्ब्स होते हैं ना एकदम छोटे से पौधे होते हैं, जनरली एनुअल, ठीक है। श्रब्स होता है जैसे गुलाब के पौधे जैसा दिखने वाला थोड़ा बड़ा सा जो पौधा होता है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज निकले होते हैं और जिसका थोड़ा सा क्या होता है बॉडी ऊडी होता है, उसको हम लोग श्रब्स बोलते हैं। साथ में हमारे पास है ग्रासेस, घास तो आप लोग देखे हैं। और ट्रीज क्या होते हैं, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे मैंगो ट्री वगैरह हो गया। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वेयर ऑल्सो, आगे समझाया गया है, कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जो फॉरेस्ट में लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, उस पे भी बहुत सारे क्लाइंबर्स चढ़े होते हैं, बहुत सारे लत्तर चढ़े होते हैं, लतानुमा जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो उस पे लिपटे रहते हैं। द सन वॉज बेरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, कभी कभी सूर्य का हल्का प्रकाश आपको दिख जाएगा। मेकिंग अ काइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, जिसके चलते जो जंगल होता है ना वो पूरी तरह से अंधकार में डूबा रहता है। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? नाउ वी हैव एक्टिविटी 17.1। अब देखो हम लोगों को एक एक्टिविटी यहां पे बताया गया है, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। आपको क्या करना है, आपके घर के कुछ सामानों का लिस्ट बनाना है और उसमें से वैसे सामानों का लिस्ट वहां पे रखना है जो फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट से, लकड़ियों से या किसी अन्य सामान से बना हुआ है। यू माइट हैव मेनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट, लाइक आपका जो लिस्ट होगा उसमें देखो इस तरह के वुडन आइटम शामिल है, जैसे प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक एंड फर्नीचर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सामान का नाम, ये सब कहाँ से, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ये जंगल से ही हमको किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फूडर फॉर एनिमल एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हम लोग क्या है, हम लोग फॉरेस्ट से और भी सारी चीजें, जैसे गम्स जो हम लोग गोंद का उपयोग करते हैं ना पेस्ट करने के लिए किसी चीज को, वो भी हम लोगों को फॉरेस्ट से ही मिलता है। ऑयल्स, बहुत सारे प्रकार के तेल भी हमको फॉरेस्ट से अवेलेबल होते हैं। स्पाइसेस, बहुत सारे प्रकार के मसाले हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। फूडर, और जानवरों के लिए जो चारा होता है वो भी हम लोगों को फॉरेस्ट से अवेलेबल होता है। मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह भी बहुत सारे फॉरेस्ट से हम लोगों को मिलते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में भी क्या है बताया गया है इसमें आपको। आगे देखो, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ट्राई टू फिल टेबल 17.1। आप लोगों को जो जो प्रोडक्ट प्लांट से मिलता है उसी के हिसाब से टेबल 17.1 को आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स। एक आप लोगों के लिए दिया गया है और एग्जाम्पल लेकर के उसको फिल करना है। सैला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज। अब देखो जो सैला है ना वो क्या करती है, बहुत मतलब वो सरप्राइज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे जो जंगल में पेड़ हैं इनको कौन लगाता है। आप लोग भी सरप्राइज हो सकते हैं कि सर जो पूरा जंगल है इसमें पेड़ को कौन लगाने जाता है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। जो नेचर है ना हम लोग के प्रकृति में, जब हम लोग मैंगो को खाते हैं मैंगो सीजन में, तो तुम क्या करते हो, मैंगो को चूसने के बाद उसके सीड को फेंक देते हो। तो कोई भी एक मैंगो का ट्री होता है, सोचो कितना सारा सीड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से जंगल के जितने भी प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं प्रत्येक ईयर। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट। और जो फॉरेस्ट का नीचे वाला फ्लोर होता है, जमीन होता है, वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है किसको, उस सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स, और बाद में वे पौधे में क्या होते हैं, बदल जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एंड सैपलिंग्स सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, और बाद में वो सैपलिंग में कन्वर्ट होते हैं और बाद में वे ऊंचे पेड़ बन जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। यहां पे देखो क्राउन ऑफ द ट्री का जो है डिफिनीशन आप लोगों को बताया गया है। जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि राइट डाउन द डिफिनीशन ऑफ क्राउन ऑफ द ट्री, तो आप यहां से लिख सकते हैं। कहां से लिखा गया है, ही एडेड दैट, यहां से आप लोग लिखेंगे
ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री एबव द स्टेम इज नाउन एज क्राउन ऑफ द ट्री। देखो जैसे एक मान लो पेड़ यहाँ पे बना हुआ है, ये पेड़ है, पेड़ के यहाँ पे क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, और यहाँ से जहाँ से ये ब्रांच निकलना शुरू होता है इस तरह से, और ब्रांच से फिर और सारे ब्रांच निकलते हैं, तो जो ये एरिया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन ऑफ द ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि क्राउन ऑफ द ट्री क्या कहा जाता है, ठीक है, या किसे हम लोग कहते हैं। देखो जो 17.1 था ना, जो आप लोगों को भरने के लिए अभी बोला गया था एक्टिविटी में, उसमें क्या बताया गया है, बैम्बू है, यहाँ पे गम वाला सेक्शन है, टिम्बर हमको किससे प्राप्त होता है, मेडिसिनल प्लांट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे वायल का नाम लिखा गया है। तो आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गम और किससे किससे ले सकते हैं हम लोग भाई, तो जो कीकर है, बबूल का जो पौधा है, उससे भी हम लोगों को गम मिलता है। तो इस तरह के नेम्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मेरे एरिया में एक प्लांट है जिसको गलगल के नाम से जाना जाता है। गलगल नाम सुने हैं आप लोग, नहीं सुने होंगे। तो एक गलगल का भी जो होता है गोंद होता है, गम होता है, और वो बहुत अच्छे से जलता है। जब उसको आप जलाएंगे ना तो बहुत अच्छे से वो जलता है। साथ ही साथ हम लोगों के तरफ एक प्लांट है साल का, उससे भी गम प्राप्त किया जाता है। अब देखो टिम्बर्स में हम लोग आते हैं। टिम्बर मतलब वैसा लकड़ी जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है। तो एक तो शीशम हो गया, दूसरा सागौन हो गया, नाम लिख सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ और क्या हो सकता है टिम्बर के लिए बताओ, मैंगो ट्री का भी टिम्बर हम लोग यूज में लाते हैं। उसी तरह से साल हो गया, उसके बाद बिया का प्लांट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग टिम्बर का 3-4 नाम यहाँ पे लिख लेंगे। अब मेडिसिनल प्लांट में क्या क्या लिखेंगे भाई, पहले तो नीम आप लोगों ने लिख लिया। एक वहां पे नाम आया था कांचनार का, तो आप यहाँ पे कांचनार का नाम लिखेंगे, क्योंकि उससे एक मेडिसिन बनता है, दैट इज कांचनार गुगुल। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आप लोग लिखिएगा हाउवेर। क्या नाम लिखिएगा, हाउवेर, ठीक है। हाउवेर का जो पौधा है आसाम क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका बहुत अधिक मेडिसिनल यूज होता है, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं, तो आप पूछेंगे कि सर और कौन सा मेडिसिनल प्लांट हम लोग हो सकता है, तो आप अश्वगंधा का नाम लिख सकते हैं, सर्पगंधा का नाम लिख सकते हैं। ये दोनों मेडिसिनल प्लांट हैं। तो इस तरह से आप लोगों का मेडिसिनल प्लांट का नाम यहाँ पे क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। अगर कुछ आगे देखो, ऑयल्स किससे मिलते हैं, तो जैसे सैंडलवुड है, उसी तरह से जैतून का भी तेल हम लोगों को मिलता है, उसी तरह से नीलगिरी ऑयल हम लोगों को मिलता है, उसी तरह से ब्राह्मी ऑयल हम लोगों को मिलता है। तो इन सारे 3-4 नाम मैंने बोल दिए हैं, इसको आप फिर से सुन लेंगे रिपीट करके, और आपके उसके नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं तुम लोगों की किताब में क्या बताया गया है, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रेन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों को कहते हैं कि देखो किस तरह से जो पेड़ है ना, पेड़ के जो ब्रांच निकले हुए हैं वे एक छत की तरह दिख रहे हैं फॉरेस्ट में। वो एक किस तरह से एक छत के जैसा एक छत का निर्माण कर रहे हैं। ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड द कैनोपी। वे बच्चों को बताते हैं कि इसे कैनोपी के नाम से जाना जाता है। तो यहां से यहां तक आप पढ़ेंगे तो कैनोपी आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रेन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेज ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स। जो टॉल ट्रीज हैं, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उनके जो ब्रांच होते हैं ना, वो छोटे ट्रीज पे किस तरह का रूफ, छत के तरह का एक निर्माण करते हैं प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड कैनोपी, और उन्होंने उसका नाम कैनोपी बताया। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ वी हैव एक्टिविटी 17.2। अब हम लोग एक्टिविटी करेंगे 17.2। थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं और आप लोगों के लिए इसको एडजस्ट कर लेता हूं। आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा है? एक्टिविटी 17.2 दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नाइबरहुड। आप क्या करेंगे, एक फॉरेस्ट में या एक पार्क में अपने अगल बगल में आप लोग क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। वहां पे क्या कीजिए, ट्रीज को आप ऑब्जर्व कीजिए और उनको आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर और बुक्स ऑन ट्रीज। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने से बड़े व्यक्ति का मदद ले सकते हैं। आजकल एक और तरीका है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा
तो उसमें देखिएगा कि उसमें लेंस रहता है, तो उस पर जाकर के ऐसे क्लिक कीजिएगा ना, और उसके लीफ को, जब किसी प्लांट के लीफ को उसके सामने में लाइएगा तो तुरंत से उसका नाम बताएगा और उसका पूरा प्रॉपर्टी आपको बताएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्लांट को बहुत सहूलियत होगी। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व्ड सच एज द हाइट। अब कोई भी ट्री के बारे में अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अकवन का पौधा है, उसको अगर आपके बगल में हो तो आप उसको क्या क्या देखेंगे, उसका हाइट देखेंगे टेप से कि भाई इसका हाइट कितना है, उसके बाद उसका शेप देखेंगे कैसा है, शेप ऑफ लीव्स देखेंगे कि कैसा है लीफ का शेप, उसके बाद क्राउन उसका कैसा है, उस कोनिकल है कि उस राउंड है, इस तरह से फ्लावर्स उसके कैसे हैं, फ्रूट्स उसके कैसे हैं। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ सम ट्रीज, और कुछ सारे ट्रीज का जो क्राउन है उसका फिगर भी बना सकते हैं। जैसे मैं फिगर बना करके कुछ दिखा देता हूं आपको। जैसे जो ट्रीज होते हैं ना, उनके क्राउन देखो बच्चे कैसे होते हैं। जैसे कुछ ट्रीज के क्राउन ऐसे होंगे, गोला लिए हुए ऐसे, कुछ ट्रीज के जो क्राउन होते हैं वो ऐसे होते हैं, थोड़ा तिकोन टाइप, ठीक है। तो इस तरह से आप उनके क्राउन का क्या कर सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेज। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो ट्रीज हैं उनके क्राउन जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनका साइज भी अलग अलग होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट, और उसके चलते बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लेयर जो है फॉरेस्ट में क्लियर हो जाता है क्राउन के शेप और साइज के चलते। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। इसको क्या बोला जाता है, इसको अंडर स्टोरीज के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक हम लोग समझ लिए कि क्या होता है अंडर स्टोरीज। अब देखो, जाइंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड द टॉप लेयर फॉलोड बाय श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस। अब देखो, जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ठीक है, उनके नीचे क्या होता है भाई, उनके नीचे कुछ श्रब्स होते हैं और कुछ ग्रासेस होते हैं, एंड हर्ब्स फॉर्म द लोअर लेयर, और जो सबसे नीचे होता है वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। तो इस तरह से क्या बनते जाता है, एक लेयर का निर्माण हो जाता है फॉरेस्ट में। क्लियर है यहां तक? मतलब सबसे पहले सबसे ऊंचे, उससे उससे छोटे हाइट वाले, उससे छोटे हाइट वाले, और लास्ट में सबसे नीचे श्रब्स होते हैं। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कैनोपी बताया गया है प्लांट का, जो क्या होता है ऊपर में इस तरह से कैनोपी हो गया। उसके बाद क्या है, अंडर स्टोरीज। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ग्रास के ऊपर क्या बना हुआ है, अंडर स्टोरीज बने हुए हैं। और आगे देखो क्या बताया गया है, कहता है वुड यू सी द सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आस्क्ड बूझो, और कौन पूछ रहा है, बूझो। प्रोफेसर अहमद said no, due to different climatic conditions there are variations in the types of trees and other plants। अलग अलग जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो अलग प्रकार का होता है। द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। जो एनिमल्स हैं ना, वे भी अलग अलग जंगल में अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs। अब देखिए उसमें से कुछ बच्चे जो थे ना, वो तितलियों को पकड़ने में और उनके पीछे पीछे दौड़ने में व्यस्त थे, जो एक शाखा से उड़ करके दूसरे शाखा पे जा रहे थे। They had a close look at the bushes। While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them। जब बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे तो उनके जो कपड़े थे ना, उस पे छोटे छोटे क्या लगे हुए थे, सीड्स चिपक गए थे। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, squirrels, ants and various other small animals on the bark of the trees, plants, leaves and on decaying leaves on the forest floor। ठीक है, बच्चे जो बहुत सारे तरह के छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेज ऑफ दीज क्रिएचर्स। वो क्या करते हैं, इन जो छोटे छोटे जीव जंतु जो पेड़ के बार्क से और इधर उधर चल फिर रहे थे, वे उसका क्या बनाने लगते हैं, स्केच तैयार करने लगते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, fruit, seeds, twigs and small herbs।
द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म। अब देखो जो जंगल का नीचे वाला सतह था ना, वो कैसा था, उस पे बहुत सारे पत्तियां गिरी हुई थी, वहां पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु थे, और वो पूरी तरह से डेड और डिकेइंग लीव्स और फ्रूट से ढका हुआ था। और वहां पे जो थे ना छोटे छोटे हर्ब्स और ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स पैदा हो गए थे। द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म, और वहां का जो सड़ता हुआ जो मैटर था, सड़ने गलने वाली जो पत्तियां थी, वो कैसा था, थोड़ा सा वार्म था और साथ ही साथ गीला था, मॉइस्ट था। चिल्ड्रेन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, और वहां से बच्चे जो थे बहुत सारे क्या करते थे, सीड्स और लीव्स को कलेक्ट किए अपने कलेक्शन के लिए। वॉकिंग ओवर द डेड लीव लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पंजी कारपेट। अब जब वे पत्तों पे चल रहे थे बच्चे, तो उन लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि वे स्पंजी कारपेट पे चल रहे हैं, कि चूंकि पत्ते जो होते हैं ना नरम नरम मुलायम होते हैं, जैसे कि स्पंजी कारपेट होता है। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म। अब पूछा जा रहा है कि क्या जो सड़ने गलने वाले चीज हैं, जो डिकेइंग मैटर हैं, क्या हमेशा गर्म होते हैं? हाँ, वे हमेशा गर्म होते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, और वो जो केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक टाइप, मतलब उससे हीट क्या निकलता है, बाहर निकलता है, इसलिए वे हमेशा कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। अब नाउ वी हैव एक्टिविटी 17.3, इसमें क्या है देखते हैं। डिग अ स्मॉल पीट, एक छोटा सा आप लोगों को गड्ढा तैयार कर लेना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, और उसके बाद आपके घर में जो वेजिटेबल का छिलका होता है और कुछ लीव्स को डालना है उसमें। कवर देम विथ सॉइल, और उसके बाद उसको सॉइल से ढक देना है। एड सम वाटर, और उसमें कुछ पानी भी डालना है। आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, और 2-3 दिन के बाद क्या करना है, सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। डज द पीट फील वार्म इनसाइड, क्या आप लोगों को वो गड्ढा अंदर से थोड़ा सा वो गर्म गर्म सा हवा वहां पे निकलते हुए दिख रहा है या फिर अनुभव कर पा रहे हैं? पहले आस्क्ड देयर आर सो मेनी ट्रीज हियर, also there are many forests like this, what differences will it make if we cut some trees for a factory? कहता है कि पहले अब यहाँ पे बता रही है कि there are so many trees here, इस जंगल में बहुत सारे क्या हैं, पेड़ हैं। what differences will it make if, अगर क्या अंतर आ जाएगा अगर एक फैक्ट्री को बनाने के लिए हम लोग इन सारे पेड़ को काट देते हैं। प्रोफेसर अहमद सेड यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स एंड सेप्रोट्रोप्स, क्या आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है पहले? यहाँ पे जो 3 टर्म बताए गए हैं, ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स एंड सेप्रोट्रोप्स, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। ऑटोट्रोप्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेट्रोट्रोप्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर हैं, और सेप्रोट्रोप्स वैसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे क्या करते हैं, अपने फूड के लिए निर्भर होते हैं। आगे कहता है यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, और आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो हरे पौधे हैं कैसे फूड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फूड का जो प्रोडक्शन होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, जितने भी एनिमल्स हैं या तो वो क्या हो सकते हैं, हर्बीवोर्स हो सकते हैं यानी सिर्फ पेड़ से संबंधित चीज़ों को खाने वाले जैसे घास वगैरह खाने वाले, या फिर कार्निवर्स हो सकते हैं। कार्निवर्स क्या करते हैं भाई, वे मांस खाते हैं। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन प्लांट फॉर फूड, और ये जो दोनों टाइप है ना, ये क्या है, मतलब घुमा फिरा करके प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं। जैसे समझो एक बाघ है, वह हिरन को खाता है, लेकिन हिरन किस पे फीड करता है, वो तो प्लांट पे ही फीड करता है। तो अल्टीमेटली जो टाइगर को एनर्जी मिल रहा है वो प्लांट से ही ट्रांसफर होकर के जा रहा है। ऑर्गेनिज्म्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन, और यही बात इस लाइन में आप लोगों को बताने का कोशिश किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स, जो घास है उनको छोटी छोटी कीड़ों के द्वारा खाया जाता है। विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, और उसको फिर जो छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको फ्रॉग्स के द्वारा खाया जाता है, मेढक के द्वारा। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक्स, और जो फ्रॉग है उसको स्नेक्स जो है क्या करते हैं, खा जाते हैं। दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेन, और इस तरह से एक चेन का निर्माण हो जाता है, और इस तरह का जो चेन है, इस चेन को हम लोग फूड चेन के नाम से जानते हैं। मैनी
फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट है ना उसमें बहुत सारे प्रकार के फूड चेन्स हो सकते हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड। और कभी कभी क्या होता है कि जितने ये फूड चेन है ये एक दूसरे में लिंक्ड होते हैं, आपस में गुथे हुए होते हैं। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन। अगर कोई एक फूड चेन डिस्टर्ब होता है तो दूसरे फूड चेन भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट। देखो फॉरेस्ट का जो एक भाग है ना वो दूसरे भाग के साथ इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। अगर एक को आप डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, साथ ही जीव जंतु हो गए, साथ ही वहां पे नदियां हैं, तालाब हैं, बहुत सारे चीज एक साथ मिले जुले रहते हैं, गुदे हुए रहते हैं। तो उसमें से अगर एक चीज को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए जैसे ट्रीज को, तो बाकी की जो चीज है ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उसका प्रभाव उन पे पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे एक दिखाया गया है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे चीज एक साथ शामिल है। इधर देख सकते हो न्यूट्रिएंट्स है, नीचे में यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सॉइल है, वाटर है, यहाँ पे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे सनलाइट है, बर्ड्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स वगैरह हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्या बताया गया है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स इन फॉरेस्ट, उसका ये पूरा फिगर बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बताया गया है कि प्रोफेसर अहमद asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens। अब प्रोफेसर अहमद बच्चों को कहते हैं कि जो नीचे गिरा हुआ जो क्या है, लीफ है प्लांट का, उसमें से क्या करना है, एक लीफ को उठाओ और माइक्रोस्कोप जो तुम्हारे पास क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके सहायता से तुम उसको देखो। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। उन्होंने छोटे छोटे मशरूम्स को उस जो सड़ता हुआ जो पत्ता था उसके ऊपर देखा। दे ऑल्सो सा एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स, मिलीपेड्स, एंड्स एंड बीटल्स ऑन देम। और वे छोटे छोटे कुछ कीड़े मकोड़े जैसे एंड्स हो गए, मिलीपेड्स हो गए और साथ में बीटल हो गए, तो ये सब चीज को भी वहां पे देखते हैं। दे वीआर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। अब वे क्या थे, पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये एनिमल्स यहाँ पे रहते कैसे हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर इजली सीन, जो ये एनिमल्स हैं इनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं जंगल में, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सॉइल। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वे भी इस सॉइल के भीतर रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। अब पहली जो है एकदम चिंतित हो गई कि ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं और जो ये मशरूम है आखिर ये क्या खाता है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। प्रोफेसर अहमद तब उनको बताते हैं कि जो मृत पेड़ पौधे हैं, मरे हुए जो पेड़ पौधे हैं और साथ ही जो मरे हुए जंतुओं के जो टिश्यूज हैं उन पे ये फीड करते हैं, उसी को ये खाते हैं। एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। और उसको किस चीज में बदल देते हैं, डार्क कलर्ड सब्सटेंस में बदल देते हैं, जिसको ह्यूमस के नाम पे जाना जाता है। जो जंगल है ना, जंगल के सॉइल में ऊपर में जो ब्लैक कलर का लेयर होता है, डार्क कलर का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी में ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जो डेड रिमेन्स है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9 इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू द सॉइल। ह्यूमस का क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल के लिए आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि आप लोग इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखो। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नॉन एज डिकम्पोजर्स। देखो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैसे वैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस में बदल देते हैं उनको डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक। These microorganisms play an important role in the forest। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजर्स हैं इनका किसी भी फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Soon पहले removed some dead leaves and discovered
अंडर देम अ लेयर ऑफ द ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। और क्या करती है, तब पहले वहां से कुछ पत्तियों को रिमूव करती है, हटाती है, और वहां पे नीचे में जो फ्लोर है उस पे ह्यूमस का एक लेयर देखती है। फ्रॉम देयर दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। अब वो क्या होते हैं, दे आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो ह्यूमस होता है ना, दैट इज हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। फ्रॉम देयर न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। चूंकि प्लांट वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर था, व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। अगर कोई जानवर जंगल में मर जाता है तो क्या होता है। सेला आस्क्ड, सेला पूछती है। टीबू रिप्लाइड, द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स। वो जो मरे हुए जानवर होते हैं वे किसी दूसरे जानवर का क्या हो जाते हैं, भोजन बन जाते हैं, जैसे कि वल्चर्स के, क्रोज के, जैकल्स के एंड इंसेक्ट्स के। तो ये सब जो जानवर हैं इनको स्कैवेंजर्स के नाम से जाना जाता है। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। तो इस तरह से वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी साइकिलिंग चलते रहती है और फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। ये फिगर 17.9 में आप लोगों को दिखाया गया है। पहली, रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद that he had not explained why forests are called green lungs। अब जो पहली है प्रोफेसर अहमद को बोलती है कि सर आपने हम लोगों को ये नहीं समझाया कि जो जंगल है ना उसको क्यों लंग ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। तो प्रोफेसर अहमद अब क्या कहते हैं, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब वो भोजन बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो उस समय वे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रिस्पिरेशन। और वो जो ऑक्सीजन है ना एनिमल्स रिस्पिरेशन के समय यूज करते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्लांट्स हैं वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं एटमॉस्फेयर में। दैट इज वाई फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड लंग्स। इसी के चलते जो जंगल है उनको लंग भी कहा जाता है, ठीक है, लंग ऑफ अर्थ ना। तो यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज छूट गया था, यहाँ पे पहली कुछ प्रश्न पूछ रही है। पहली, रिमाइंडेड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 1। आप लोग चैप्टर 1 में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच थ्रू बीच प्लांट्स मेक देयर फूड, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको ग्लूकोज बोला जाता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यह रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक फिगर बताया गया है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको एनिमल्स कैरी करते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, और जो एनिमल्स हैं CO2 रिलीज करते हैं और उसको प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के समय उपयोग करते हैं। तो यही बात यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है। द चिल्ड्रेन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। अब बच्चे जो हैं उसी समय आकाश में क्या देखते हैं, बादल को बनते हुए देखते हैं। बूझो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। तब बूझो जो है उसी समय याद करता है कि उसने क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। जो प्लांट्स होते हैं ना या ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जड़ों से जमीन के भीतर से पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको लीफ तक पहुंचा देते हैं। लीफ में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वहां से इवेपोरेशन के द्वारा क्या होते हैं, वो जो वाटर हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहते हैं। इफ देयर वे आर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, ठीक है। अब मान लीजिए कि ट्रीज की संख्या क्या होगी, अगर कम होगी तो वाटर साइकिल कैसे अफेक्टेड हो जाएगा उसके बारे में बताया गया है। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का ही घर नहीं है फॉरेस्ट, बल्कि क्या होता है वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो भी क्या करते हैं, निवास करते हैं ना। हम लोगों का घर जो है वहां पे हो सकता है, मतलब हम लोग कहने का तात्पर्य मनुष्य से है, ठीक है। देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है, और वे क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरह के जनजातियों से बिलोंग कर सकते हैं वे लोग। टीबू एक्सप्लेन्ड दैट दिस पीपल डिपेंड
मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट्स। और जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं वह पूरी तरह से जंगल पे निर्भर होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम विथ फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। और वे लोग या उन्हें या फिर हम लोगों को, सभी लोगों को क्या फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन एक्सेट्रा, सारा चीज हम लोगों को अवेलेबल होता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। और जो ट्राइब्स, जो लोग जंगल में रहते हैं ना, उन लोगों को ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी होता है। जैसे मुझे है, क्योंकि मैं जंगल के नज़दीक में रहता हूँ, तो जंगल में पाए जाने वाले बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में मैं जानता हूँ और जंगली दवाओं का नाम भी मैं जानता हूँ। वाइल वूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम, जो बूझो था वो क्या कर रहा था? वो एक जो वहाँ पे पानी का सोता बह रहा था, छोटा सा पानी, समझ रहे ना, स्ट्रीम निकल रहा था, तो वहां से वो पानी पी रहा था। ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, तो उसी समय वो देखता है कि कुछ जो हिरन रहते हैं उस वाटर स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे होते हैं। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और बाद में क्या होता है, वे झाड़ी में कहीं गायब हो जाते हैं। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। अब जो वहाँ की जो झाड़ियाँ हैं जंगल की और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वे क्या प्रदान करते हैं? जो एनिमल्स हैं जंगल के, उनको रहने के लिए शेल्टर प्रदान करते हैं, घर प्रदान करते हैं। देखो उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे शेल्टर है ना, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, थोड़ा सा इस प्रश्न को समझ लेते हैं। पहले रिमेंबर दैट शी सॉ अ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल इन हर स्कूल, कैन यू हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड हैव हैपेंड। जो ये पहली है ना, वो अपने स्कूल के पीछे वाले दीवार पे क्या देखती है कि वहाँ पे एक पीपल का छोटा सा पौधा, सैपलिंग जो है, ग्रो कर रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? क्या होते हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं ना, वे पीपल के पेड़ पे बैठती हैं और पीपल के फल को खाती हैं, और जब वो बीट करती हैं तो उनका जो विस्टा होता है, तो उसमें उसके कुछ सीड्स होते हैं, वो कहीं पे गिर जाते हैं, और जब उसको नमी वगैरह और साथ में साथ मिट्टी वगैरह मिलता है, तो वो ग्रो करके फिर क्या बनाते हैं? छोटे छोटे सैपलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। और ये जो डियर जैसे क्या है, हर्बीवोर्स जो हैं, ये जो झाड़ियाँ और पेड़ हैं, उनको कार्निवर्स जैसे कि बाघ और शेर इत्यादि हमलावर जानवरों से बचने में मदद करते हैं। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। और तब जो टीबू है, वो जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, मतलब जो उसका नीचे वाला जो जमीन है, उसको क्या करता है? बहुत ध्यान से देखने लगता है। सुन ही कॉल्ड एंड सॉट द चिल्ड्रेन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, और वहां पे कुछ वो एनिमल्स को दिखाता है, बच्चों को जमा करके, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स। प्रोफेसर अहमद informed them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints। ठीक है, देखो एनिमल्स जो होते हैं ना जंगल में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए 2-3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला तो हो गया उनका ड्रॉपिंग्स, मतलब जो वो मल का त्याग करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, उससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेकेंड है कि जो उनका फुटप्रिंट होता है, जो उनके पैर के निशान बनते हैं कहीं पे भी, जैसे मॉइस्ट कोई डैम्प जगह है तो वहाँ पे वो जब पैर रखते हैं तो उसका मार्क बन जाता है, तो फुट मार्क के साथ उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है या फुटप्रिंट से। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, तो क्या किया जाता है, वैसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन पे टैगिंग कर दिया जाता है कुछ चिप के साथ, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ भी ट्रेवल करते हैं फॉरेस्ट में, तो उनका ट्रैकिंग किया जा सकता है कि कहाँ पे वे अभी ट्रेवल कर रहे हैं फॉरेस्ट में। अब देखो आगे कहता है, बूझो कॉल्ड एवरीवन एंड सॉट देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग्स। ठीक है, उन्होंने एक बहुत सारा बड़ा हीप दिखाया, मतलब एक ऊंचा सा, जैसे देखोगे तुम गेंडा का एक आदत होता ना, जहाँ पे वो जाते हैं ड्रॉपिंग्स छोड़ते हैं अपना, वहीं पे बार बार जा करके वो अपने ड्रॉपिंग्स छोड़ते हैं, तो उसके चलते वहाँ पे क्या होता है, ऊंचा सा एक छोटा सा टीला जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वही जो हीप था एनिमल ड्रॉपिंग का, उसको कौन दिखा रहा है, बूझो कॉल्ड एवरीवन एंड सॉट देम लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ ड्रॉपिंग्स, और वो दिखाती है कि जो ड्रॉपिंग्स का हीप था वो कैसे सड़ रहा था। सेवरल बीटल्स एंड grubs were feeding on the heap and a
बंच ऑफ सीडलिंग्स वाज स्प्राउटिंग। देखो जो ड्रॉपिंग्स होते हैं ना, जैसे जैसे तुम गाय तो देखे हो, गाय का गोबर देखे हो ना, तो गाय के गोबर में तुम देखोगे कि अगर गाय जो है किसी ऐसे, जैसे मान लो एक कीकर होता है, बबूल का पौधा होता है, तो उसके फली को अगर बहुत ज्यादा गाय खा लेती है ना, तो उसके ड्रॉपिंग्स पे तुम देखोगे कि उसका बहुत ज्यादा पौधा जो है उग आया है बरसात के दिनों में, ऐसा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उस पर बहुत सारे जो ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसको क्या करते हैं, उसका गोला गोला बना करके और ले जा करके अपने बिल में उसको रखते हैं बाद में उसको खाने के लिए। तो वो क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे डीके हो जाता है और पूरी तरह से वहां से गायब हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे समझाया गया है। दीज सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स। और ये जो सीडलिंग्स होते हैं या तो हर्ब्स के हो सकते हैं या फिर श्रब्स के हो सकते हैं। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजेनरेट। अब देखो जो एनिमल्स होते हैं ना, वो सीड डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई स्पाइन वाला सीड है, तो क्या होता है, एनिमल के बालों पे लग जाता है और वो एक जगह से दूसरे जगह तक एनिमल के माध्यम से ले जाया जाता है और दूसरे जगह जाके ग्रो हो जाता है। कभी कभी कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, सीड्स को खा जाते हैं किसी फल को, और बाद में उनके बीट के द्वारा वो क्या होता है, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। कुछ एनिमल्स थोड़े क्या होते हैं, उदंड टाइप के होते हैं, बदमाश, जैसे मंकी वगैरह, तो वो क्या करते हैं, फल को तोड़ तोड़ करके दूसरे जगह फेंकते हैं। तो इस तरह से भी क्या हो जाता है, सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कहता है द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। और इस तरह से जंगल के विकास में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो। जो डिकेइंग डंग होता है ना, गोबर जो होता है, वो क्या होता है भाई, वो भी जो है ये सीडलिंग है, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए, सेड प्रोफेसर अहमद। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक। और ये सब सुनने के बाद जो बूजो है अपने नोटबुक में नोट करती है, बाई harboring greater variety of the plants, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivores। वहां पे क्या करती है ये जो, मतलब आगे जो बूजो है अपने नोटबुक में कहती है कि जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट तो बहुत सारे प्लांट्स का घर है ही, साथ ही साथ फॉरेस्ट हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, फूड, हैबिटेट इत्यादि की प्रोवाइड करती है। फॉर द, और किसके लिए, हर्बीवोर्स के लिए, मतलब जो क्या खाने वाले शाक भक्षी हैं। चलो अब आगे देखते हैं। कहता है लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मींस इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स। ठीक है, अब देखो हर्बीवोर्स की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, कार्निवोर्स के लिए ऑटोमेटिकली फूड बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास डियर्स हैं, ठीक है। हिरन की संख्या अगर किसी जंगल में ज़्यादा हो जाए तो जो बाघ हैं, शेर हैं, जो कार्निवर्स हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक जो है फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो क्या कहा गया है, द वाइड वेराइटी ऑफ द एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजेनरेट एंड ग्रो। जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं ना जंगल में, वो जंगल को और फैलने में मदद करते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। देखो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, उसको आप लोग कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको आप नहीं कह सकते हैं कि उनका फॉरेस्ट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनका भी इंपॉर्टेंस है। वे क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई में मदद करते हैं, खास करके जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनके लिए। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज डायनामिक लिविंग एंटिटी। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो फॉरेस्ट है ना, वो क्या है, एक तरह के डायनामिक लिविंग एंटिटी है, जहां पे फुल ऑफ द लाइफ एंड क्या है, वाइटलिटी। ठीक है, तो ये जो है इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब क्या हुआ था कि अब दोपहर का समय हो गया था और बच्चे घर जाना चाहते थे। तब टीबू क्या बताता है, टीबू समझाता है, टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। बच्चों को कहता है कि चलो अब एक रूट से तो घूम लिए, अब चलते हैं दूसरे तरफ से, ताकि जंगल का और भी नज़ारा हम लोग देख सकें। वाइल दे वी आर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। और जब वो घर के लिए निकले तो उसी समय क्या होने लगी, बारिश होने लगी। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेनड्रॉप्स वे आर नॉट हीटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। तभी उन लोगों ने देखा कि जो पानी बरस रहा था वो पानी सीधे जमीन पे नहीं गिर रहा था।
द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी intercepted the flow of the raindrops and most of the water was coming down through the branches and the stems of the trees. अब stems क्या है भाई, जो प्लांट्स के जो स्टेम्स थे उसके थ्रू, मतलब देखो क्या होता है जब पानी बरसता है, आप लोग देखे होंगे, जब मान लो कोई ऊंचा इस तरह का पेड़ है, ठीक है, अब इस पे क्या होगा, पानी ऊपर से रेनड्रॉप्स गिरेंगे इस तरह से, तो जो इसकी स्टेम्स हैं वहां से होते हुए इसके पानी कहाँ तक आएंगे, जड़ों तक पहुंचेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और जो ऊपर है इसके जो शाखा निकले हुए हैं और जो लीव्स हैं वे पानी को डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं गिरने देंगे। तो यही बात यहाँ पे समझाया गया है। आगे समझाता है फ्रॉम द लीव्स इट, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं कि लीव्स से क्या होता है। लीव्स इट वाज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। अब वहां से क्या होता है, धीरे धीरे पानी बूंद बूंद करके नीचे रिसता है, किस पे, श्रब्स और हर्ब्स, वहां पे जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पे। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई, और वे देखते हैं कि तब भी क्या था, ग्राउंड जो था पूरी तरह से, मतलब जो वहां का मैदान था सूखा हुआ था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड, जबकि आधे घंटे तक वहां पे बरसात हुई। दे नोटिस्ड दैट द लेयर ऑफ द डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ, और वहां के जो डेड लीव्स थे वो कैसा, थोड़ा सा वजनी हो गए ना, और गीले हो गए, ठीक है, गीले होकर के क्या हो गया, उनमें कुछ वजन आ गया गीला होने के चलते। बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट, लेकिन जो पानी था वो जंगल में कहीं भी जमा नहीं हुआ। बूजो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हैवली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स। अब तब बूजो सोचता है कि अगर इतनी पानी हमारे शहर में हुई होती तो क्या होता, पूरी तरह से चारों तरफ पानी दिखने लगता, रोड पे पानी बहने लगता, और जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियां हैं, उनसे पानी भी ओवरफ्लो करने लगता। What would happen if it rains heavily in your town? आपके शहर में जब पानी इसी तरह से तेजी से बरसता है तो क्या होता है। अब चलो यहां तक समझने के पहले एक फिगर छूट गया है थोड़ा सा, चूंकि इसी से रिलेटेड था तो थोड़ा इसको समझते हैं कि इस फिगर में क्या तुम लोगों को बताया गया है। कहता है रेन वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द ट्रीज एंड सिप्स इनटू द ग्राउंड। जो रेन वाटर है ना, देखो यहाँ पे रेन वाटर आ रहा है, जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स के ऊपर, कैनोपी के ऊपर ये गिर रहा है, और धीरे धीरे बूंद बूंद करके ये क्या है, नीचे जा रहा है। बताया गया है कि द क्लोज्ड कैनोपी एंड मेनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। जो क्लोज्ड कैनोपी होते हैं, जो पेड़ के ऊपर का जो कैनोपी है, जो लीव्स हैं, वे क्या करते हैं, पानी जो बरसता है तो उसके स्पीड को कम कर देते हैं, और धीरे धीरे वे उसके स्टेम के माध्यम से धीरे धीरे नीचे पहुंचते हैं। द रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सिप डाउन इन द ग्राउंड, और जो रूट सिस्टम होते हैं वह पानी को नीचे जमीन में धीरे धीरे सिप करने के लिए, मतलब भीतर जो है रिसने में मदद करते हैं। आगे यहाँ पे समझाया गया है ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन। ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता है, उसके लीव्स से पानी जो है किधर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं। कोवर्ड ग्राउंड विथ डिकेइंग मटेरियल एक्ट्स लाइक स्पंज। अब जो देखो, जो ग्राउंड है उसके ऊपर जो लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उस पर जब पानी बरसता है तो वो एक स्पंज की तरह काम करते हैं। आप उस पर चलेंगे तो आपको बहुत मुलायम गद्देदार लगेगा। और नीचे में आप लोगों को वाटर टेबल दिखाया गया है जहाँ पे क्या होता है, पानी अवेलेबल रहता है। तो ये सारा बात यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है। अब आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या है। Was dripping slowly over branches of the shrubs and the herbs. They found that, यहां तक हो गया, यहां तक में हम लोग पढ़ चुके थे, कहां तक, बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट तक। देखो आगे, वो जो थॉट दैट इफ इट हैड रेन सो हैवली इन, यहां तक भी हो गया था, क्लियर है यहां तक। देखो आगे, प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम that the forest also act as a natural absorber of rainwater and allows it to seep. जो फॉरेस्ट होता है, जैसा कि मैंने अभी फिगर में समझाया, वे क्या करता है, नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और रेन वाटर को भीतर जमीन में पेनेट्रेट करने में मदद करता है जाने में। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और इससे क्या है, पानी का एक लेयर जो है जमीन के नीचे बना रहता है, जिसको हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। फोरेस्ट्स नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स but also help maintain the flow of the water in the stream so that we get a steady supply of the water। देखो जो वाटर लेवल को ही सिर्फ फॉरेस्ट मेंटेन नहीं करता है और फ्लड को ही कंट्रोल नहीं करता है, साथ ही साथ क्या करता है, जो वहाँ पे जंगल में जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स, छोटे छोटे झरने वगैरह
जो बहते हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, उनमें सालों भर पानी के अवेलेबिलिटी को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली। अगर ट्रीज जो है प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये जो बरसात की पानी आएगी ना, वो डायरेक्टली ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, और बहुत ज्यादा बरसात क्या कर सकता है, हम लोगों का जो अपर लेयर है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं सॉइल में, उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और जो पता है आप लोगों को, जो ये सॉइल है ना, सॉइल एक दो दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में क्या होते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो सॉइल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो उसको अगर आप क्या होगा, अगर उसकी डिकेइंग हो जाती है किसी तरह से, वो बह के अगर नदी में चला जाता है, तो फिर वहां वहां पे खेती बाड़ी करने में हम लोगों को बहुत मुश्किल आएगी। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली वाइंड द सॉइल टुगेदर। अब देखो जो पेड़ है ना, उसके जो रूट्स हैं वो सॉइल को एक आपस में बांध के रखते हैं। बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वास्ट अवे अवर इरोडेड। और अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो क्या होगा, बंधन ढीला पड़ जाएगा, और इस तरह से जो पानी बहुत तेजी से बहेगा बरसात के दिनों में, तो क्या होगा, उसके साथ सॉइल जो है वास्ट अवे मतलब बह करके दूसरे जगह चले जाएंगे। द चिल्ड्रेन स्पेंड एन आवर एज टिबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। ठीक है, द चिल्ड्रेन स्पेंड एन आवर एट टिबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। जब बच्चे वहां से वापस आने लगे जंगल से, तो 1 घंटे तक टीबू के गांव में वे रुके आते समय वापस। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट। जो वेदर था वो उस विलेज का, वो बहुत क्वाइट प्लीजेंट था ना, वो बहुत अच्छा था, सुहावना था। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव्ड गुड रेनफॉल। अब वहाँ के लोग थे, उन्होंने बच्चों को बताया कि चूंकि हमारे अगल बगल में जंगल है, इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक क्या होती है, बारिश होती है। द एयर ऑल्सो रिमेंड कूल। और यहाँ की जो हवा है वो भी ठंडी रहती है। नॉइज पॉल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स द नॉइज ऑफ द नियर बाई हाईवे। और देखो फॉरेस्ट का एक नेचर होता है, गुण होता है कि वो क्या करता है, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो फॉरेस्ट के नज़दीक के जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। वो कौन बता रहा है ये सब, टीबू के गांव वाले लोग बता रहे हैं बच्चों को। द चिल्ड्रेन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। और जो बच्चे थे वो गांव के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इट सरप्राइज्ड देम दैट द विलेजर्स एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑफ, आगे समझाया गया है, दैट एरिया वी आर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स अगो। जो फॉरेस्ट के नज़दीक का जो क्या बसाया गया था, फैक्ट्री वगैरह जो बसाया गया था, वो लगभग कब बसाया गया था। यहाँ पे देखो एक चीज समझाया गया है, समझाया गया कि इट सरप्राइज्ड देम दैट द विलेजेस एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ दैट एरिया वेयर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स एगो। वहाँ का जो जंगल था उसको साफ करके लगभग 60 साल पहले वहां पे क्या बसाया गया, गांव बसाया गया। टीबूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग। टीबू के जो दादाजी हैं वे समझाते हैं कि जब वे क्या थे, यंग थे, द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एज इट वाज नाउ। तो उनका गांव छोटा सा था, अभी जितना बड़ा है उतना बड़ा उनका गांव नहीं था। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई फॉरेस्ट। और इसके चारों तरफ क्या था, बहुत घना जंगल था। Construction of roads, buildings, industrial development and increasing demand of the wood created pressure on the forest and it started vanishing। अब देखो क्या हुआ कि चूंकि बहुत ज़्यादा रोड्स का वहाँ पे निर्माण होने लगा, वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बने, इसके चलते लकड़ी का, टिम्बर का बहुत अधिक डिमांड बढ़ा और साथ ही साथ लैंड का डिमांड बढ़ा। तो वहाँ पे फॉरेस्ट को क्या किया गया, कट कर दिया गया और इस तरह से जंगल धीरे धीरे वहाँ से पूरी तरह से खत्म हो गए। ही वॉज नॉट happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of the animals and indiscriminate felling of the trees। अब वो ये सब जो बच्चे हैं ना, he was not happy, ये सब क्या थे, अब प्रसन्न नहीं थे ये जान करके जो जंगल था वहाँ पे बहुत अधिक चरवाहे क्या करते थे, अपने जानवरों को चराते थे और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत अधिक पेड़ों को काटा जा रहा था, जिसके चलते वहाँ जो जंगल था वो फिर से ग्रो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए बच्चे वहाँ पे बहुत अधिक निराश थे। प्रोफेसर अहमद सेड दैट, तब प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, इफ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम लोग मतलब एकदम अच्छे से ईमानदारी पूर्वक अगर हम लोग देखें, जंगल को बचाने का कोशिश करें, तो जंगल फिर से बच सकता है और हम लोगों का इन्वायरमेंट भी जो है वो क्या हो सकता है, सुधर सकता है और डेवलपमेंट भी हो सकता है। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर्स टू शो द
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एन इवेंट, और बच्चे जो हैं इस तरह के इवेंट्स को दर्शाने के लिए कुछ पिक्चर्स बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। और जब क्या हो, बच्चे जब आने पे थे अपने घर पे, तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि आप लोग जो है इतना घूमे, तो ये सब इसको समअप करके आप क्या बताइए, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए कि फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के बारे में तो भी इतना सारा नॉलेज आप लोगों के पास है। द चिल्ड्रेन रोट, अब यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या करते हैं, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बच्चे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बताते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, यहां से बच्चे लिखना शुरू करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, फॉरेस्ट हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। दे प्रोटेक्ट सॉइल, वे क्या फॉरेस्ट जो है सॉइल की सुरक्षा करता है, जमीन की। एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, और बहुत सारे जीवों को रहने के लिए घर प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नाइबरिंग एरियाज, और जो फॉरेस्ट है अगल बगल के क्षेत्र में, अगल बगल के गांवों में अच्छे रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर द सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे पूरी तरह से दिया हुआ है। तो जब आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखने के लिए कहा जाए तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, मैं इसके बारे में चर्चा पहले ही कर चुका हूँ कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, बहुत सारे गाड़ी हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज लग गए, पहले यहाँ पे फॉरेस्ट था, फैक्ट्री हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, जीव वगैरह धीरे धीरे खत्म होते चले गए और बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, पहला नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पे देखो 1 2 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर। अगर फॉरेस्ट क्या होते हैं, खत्म होते हैं, तो हमारे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे हमारा जो अर्थ है वहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आगे बताया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। अगर जंगल नहीं रहेगा तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको फूड और शेल्टर नहीं मिल पाएगा। तो दूसरा आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए कि मतलब अभी हम लोग किसका आंसर दे रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, उसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर नंबर 3 है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स। ठीक है, जब ट्रीज नहीं रहेंगे तो जो सॉइल है उसको कौन होल्ड करेगा, कोई नहीं। उस कंडीशन में सॉइल क्या हो जाएंगे, वो बहुत ढीले पड़ जाएंगे और उसको पानी के द्वारा आसानी से बहा करके ले जाया जाएगा बाढ़ के दौरान। 4 पॉइंट में क्या है, डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो हम लोगों का जीवन भी खतरा में पड़ जाएगा और इन्वायरमेंट भी। थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। अब आप लोग सोचिए और बताइए कि आप लोग अपने जंगल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह से यह चैप्टर खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और पुष्पेंद्र सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया और अच्छा इसी तरह का वीडियो लेकर के आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।